हेलो दोस्तों, पोल साइंस ब्रेन में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं कि राज्य क्या होता है, यानी कि स्टेट। स्टेट किसको कहा जाता है? क्या एक देश या देश के अंदर जो भाग होते हैं उनको स्टेट कहा जाता है, या फिर हम एक देश को ही एक स्टेट कहते हैं? तो आज हम स्टेट की पूरी बातों को समझने जा रहे हैं। तो स्टेट क्या होता है? स्टेट वैसे तो हम इसको एक देश के अंदर प्रांतों से या यानी कि जो प्रोविजंस होते हैं, जो छोटी छोटी जगह होती है जिसको हम एक राज्य का दर्जा दे देते हैं, जैसे कि भारत में उत्तर प्रदेश, हरियाणा वगैरह, ऐसे इन स्टेटों को हम बोलते हैं कि भाई ये स्टेट है। पर पॉलिटिकल साइंस में स्टेट एक छोटी सी चीज़ नहीं होती, एक बहुत बड़ी अवधारणा होती है, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है स्टेट का, जिसको हम एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर यानी कि राज्य का वह सिस्टम जिससे किसी देश की पूरी संरचना जुड़ी होती है, जिससे किसी देश के शासन की पूरी संरचना जुड़ी होती है, उसको हम राज्य कहते हैं। जैसे कि हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे भारत की एक संसद में कुछ मंत्री, जैसे कि संसद में मान लेते हैं कि संसद में हमारे 83 मंत्री हैं, तो उसमें से एक मंत्री यानी कोई भी मंत्री, मान लेते हैं कि रेल मंत्री। तो रेल मंत्री क्या होगा? उस राज्य का सबसे बड़ा स्तर होगा जिसमें हम उस देश की पूरी राजनीतिक संरचना को जोड़ते हैं। जैसे कि एक रेल मंत्री जो कानूनों को लागू करेगा और उस कानूनों को उस देश के हर व्यक्ति तक पहुंचने की जिम्मेदारी होगी, तो वो उस रेल मंत्री का है। जैसे कैसे जुड़ा हुआ है, एक उदाहरण लेते हैं। जैसे कि एक जल मंत्री है। जल मंत्री, मान लेते हैं एक जल मंत्री ने एक कानून बनाया कि हर घर जल। तो ये कानून बनाया गया कि भी सबके घर में जल पहुंचेगा। तो ये मंत्री क्या करेगा? अपना पूरा परफॉर्मा तैयार कर हर एक जिले के डीएम के पास भेज देगा। उस डीएम के पास भेजने के बाद उस डीएम की जिम्मेवारी होगी कि वो अपने ज़िले के हर एक ऑफिस में उस कानून को लागू करवाए, और उस ऑफिस में जो सबसे बड़ा हेड होगा उसकी जिम्मेवारी होगी कि उस कानून को उस अंतिम घर तक पहुंचाए, जिससे कि हर घर में जल पहुंच सके। अब जैसे कैसे करेंगे कि सबसे ऊपर एक जल मंत्री होगा, उसके नीचे क्या होगा? डीएम होगा। डीएम के नीचे कौन होगा? हर जिले का हर जिले में जितने ऑफिस होते हैं उन हर ऑफिसों में उस काम को करवाया जाएगा कि हर घर जल पहुँचे। उसके बाद ऑफिस के अंदर जितने भी घर आएंगे, उस ऑफिस के अंडर में जितने भी घर आएंगे, उस घर में जल का कनेक्शन करवाए और जल पहुंचाने की व्यवस्था करे। तो लगाओ, एक मंत्री से लेकर एक डीएम और एक ऑफिस के हेड, और उस ऑफिस के हेड से लेकर एक नीचे उस कर्मचारी तक जिसने उस अंतिम घर तक पानी पहुंचाया है, इसको हम कहते हैं एक स्टेट, यानी एक राजनीतिक संरचना, एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो ऊपर से लेकर नीचे तक जुड़ा होता है। ठीक है, इसमें हम एक छोटे से सिस्टम को लेकर नहीं चलते कि उत्तर प्रदेश स्टेट है, इसको हम पूरी राजनीतिक संरचना को लेकर चलते हैं जब एक स्टेट की परिभाषा पूरी होती है। दोबारा बोल रहा हूँ कि एक स्टेट में पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जुड़ा होता है, उसको हम स्टेट कहते हैं। एक मंत्री से लेकर नीचे चपरासी तक सारा सिस्टम एक राज्य के अंदर आता है, यानी कि पूरा का पूरा सरकारी तंत्र, पूरा का पूरा गवर्नमेंट सिस्टम एक स्टेट के अंदर आता है। अब हम आगे पढ़ेंगे
कि कौन सा स्टेट ज़्यादा विकसित है, यानी कि भारत ज़्यादा विकसित है या अमेरिका ज़्यादा विकसित है, ये हम उसका अंदाज़ा उन 4 तत्वों से लगाते हैं। यानी कि किसी भी स्टेट के 4 एलिमेंट होते हैं, किसी भी राज्य के 4 तत्व होते हैं। पहला उसका भूभाग, यानी कि उस राज्य का एक ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर कैसा है, एक ज्योग्राफिकल एरिया कैसा है, क्योंकि किसी भी राज्य के होने के लिए उस राज्य के पास उसका एक भूभाग होना जरूरी है, क्योंकि कोई भी राज्य जहाँ पर उसकी जनसंख्या रहेगी उसके पास अपना एक भूभाग होना जरूरी है, यानी कि उसका एक ज्योग्राफिकल एरिया होगा तभी वो राज्य होगा। उसके बाद उस ज्योग्राफिकल एरिया में उसकी पॉपुलेशन हो, यानी कि उसकी जनसंख्या, जहाँ पर उसका एक भूभाग है, अकेला एक भूभाग से किसी राज्य की संरचना पूरी नहीं होती है, उसके पास उस भूभाग में रहने वाली एक जनसंख्या भी होनी चाहिए। और इन 2 एलिमेंट के बाद जो ज़रूरी है कि उस पॉपुलेशन की एक चुनी हुई सरकार भी होनी चाहिए, एक चुना हुआ गवर्नमेंट सिस्टम भी होना चाहिए। स्टेट के एलिमेंट जैसे कि ज्योग्राफिकल एरिया, उसका एक पॉपुलेशन सिस्टम और उस पॉपुलेशन से एक चुनी हुई सरकार, यानी कि ऐसा तीसरा, एक स्टेट का तीसरा एलिमेंट जहाँ पर एक गवर्नमेंट होगी। वह गवर्नमेंट कहाँ से होगी, उस जनसंख्या से ही चुनी होगी और जनसंख्या से ही चुनकर वो एक गवर्नमेंट बनाई जाएगी। ये स्टेट के 3 एलिमेंट होते हैं। स्टेट का जो सबसे जरूरी एलिमेंट है वो है सोवरेनिटी। सोवरेनिटी यानी संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब क्या होता है, देखो, जो स्टेट के हमने 4 एलिमेंट देखे हैं, ज्योग्राफिकल एरिया, पॉपुलेशन, उस पॉपुलेशन से चुनी हुई एक गवर्नमेंट सिस्टम और सोवरेनिटी। इन 4 एलिमेंटों के साथ ही किसी राज्य का स्ट्रक्चर जुड़ा होता है, किसी राज्य का पॉलिटिकल सिस्टम बनता है। जो लास्ट का एलिमेंट है सोवरेनिटी, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कि इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। जब हम 1947 से पहले की बात करते हैं, जब हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे, उस समय पर भारत के पास एक ज्योग्राफिकल एरिया भी था, भारत की जनसंख्या भी थी, भारत के पास गवर्नमेंट सिस्टम नहीं था। मतलब गवर्नमेंट थी पर वह गवर्नमेंट भारत के लोगों द्वारा चुनी हुई नहीं गई थी। वह गवर्नमेंट सिस्टम था इंग्लैंड का, यानी कि गवर्नमेंट हमारी नहीं थी, हमारे लोगों द्वारा चुनी नहीं गई थी, तो वो हम सोवरन नहीं थे। सोवरन यानी किसी भी देश को जो डिसीजन लेने हैं, दोबारा किसी भी देश को जो डिसीजन लेने हैं वो सारे डिसीजन वो खुद ले, किसी दूसरे पर निर्भर होकर ना ले, उसको कहा जाता है सोवरेनिटी। सोवरेनिटी का मतलब अपने निर्णय कोई देश खुद ले, किसी दूसरे पर डिपेंड होकर ना ले, उसको सोवरेनिटी कहा जाता है। यानी कि 1947 से पहले हमारे देश में जो निर्णय लिए जा रहे थे वो इंग्लैंड सरकार द्वारा लिए जा रहे थे, इसलिए हम सोवरेन नहीं थे। ठीक है, तो किसी भी देश के ये 4 एलिमेंट होते हैं। ज्योग्राफिकल एरिया उसका खुद का हो तभी, और उस ज्योग्राफिकल एरिया में उस देश की जनसंख्या हो, और वह जनसंख्या से चुनी हुई गवर्नमेंट सिस्टम हो, और ये 3 होने के बाद सबसे ज़रूरी है कि उसका एक सोवरेनिटी, मतलब वो संप्रभु हो, आज़ाद हो। वह गवर्नमेंट आज़ाद होनी चाहिए, मतलब अपने निर्णय खुद ले, उसी को ही कहते हैं राज्य के 4 तत्व, यानी एलिमेंट ऑफ द स्टेट 4 होते हैं। इसको हम एक उदाहरणों से समझ लेते हैं। क्या इन चारों एलिमेंटों में से अगर एक एलिमेंट किसी राज्य के पास नहीं है तो क्या वो एक राज्य कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? इसके हमारे पास कई उदाहरण हैं, जैसे कि चीन ने तिब्बत पर आक्रमण करके, यानी चीन ने जब तिब्बत पर कब्जा किया
तो चीन के कुछ धर्मगुरु भारत में आ गए। तो जब चीन ने तिब्बत पर आक्रमण किया तो तिब्बत के कुछ धर्मगुरु भारत में आ गए और भारत की आने के बाद तिब्बत की जमीन पर चीन ने कब्जा कर लिया। उस समय पर तिब्बत की जो जनसंख्या भारत में आई थी, उस समय पर तिब्बत का जो ज्योग्राफिकल एरिया वो तिब्बत का नहीं रहा, वो चीन के कब्जे में आ गया। पर तिब्बत की एक जनसंख्या है जो भारत में रह रही है। तिब्बत की एक छोटी सी गवर्नमेंट है जो दलाई लामा के तहत चलाई जाती है। तिब्बत के साथ पास शायद सॉवरेनिटी नहीं है, क्योंकि तिब्बत की सरकार जो धर्मगुरु यानी कि दलाई लामा से उसकी जो उपाधि है उसके तहत वो अपने निर्णय लेती है। तो तिब्बत के पास सॉवरेनिटी नहीं है। सॉवरेनिटी यानी वो अपने निर्णय ले तो रही है पर तिब्बत पर शायद लागू हो रही है या नहीं हो रही है। तो इस पर अभी भी क्वेश्चन मार्क है। तिब्बत के पास खुद का ज्योग्राफिकल एरिया नहीं है तो तिब्बत एक स्टेट नहीं है। जैसे कि स्वतंत्रता से पहले, इंडिपेंडेंस से पहले भारत के पास अपना ज्योग्राफिकल एरिया तो था, भारत के पास पॉपुलेशन तो थी, भारत के पास एक गवर्नमेंट सिस्टम तो था, चाहे भले ही इंग्लैंड का हो, पर भारत के पास सॉवरेनिटी नहीं थी। तो भारत स्वतंत्रता से पहले एक स्टेट नहीं था। तो स्टेट होने के लिए किसी भी देश को स्टेट होने के लिए ये चारों एलिमेंटों का होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो एक स्टेट नहीं कहलाएगा। वर्तमान में अफगानिस्तान के पास अपना एक ज्योग्राफिकल एरिया है, अपनी एक पॉपुलेशन है, गवर्नमेंट है या सॉवरेनिटी है, इस पे अभी भी क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि अफगानिस्तान पर कोई बड़े या छोटा कोई ना कोई आतंकवादी संगठन वहाँ पर कब्जा कर लेता है, तो वहाँ पर गवर्नमेंट सिस्टम या सॉवरेनिटी है या नहीं, अभी भी वहाँ पर क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो किसी भी देश के लिए इन राज्य होने के लिए इन चार एलिमेंटों का होना जरूरी है।